नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पीईबी के वर्ग 1 में पूछी गई पेडागोजी की सीरीज को, जो कि वर्ग 1 में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, उसके हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे। तो जो कि एमपीटेट परीक्षा में जो कि तो पूछे जाने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके थे कुछ 15 से 16 जो है वीडियो हम इस पर अपलोड कर चुके हैं पीईबी के वर्ग 1 और 2 के कुल प्रश्नों के। तो आज हम अगला वीडियो लेकर आए हैं, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी एमपीटेट के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि समस्या समाधान में उन स्कूलों में सफल होने की अधिक संभावना होती है जहाँ जो समस्या समाधान विधि है वो उन स्कूलों में अधिक संभव है जिन स्कूलों में क्या होता है, शिक्षक केंद्रित अध्यापकी प्रभाव में होती है, या फिर छात्र सजातीय होता है, या केवल अनुशासन पर होता है, या फिर अनुनय पाठ्यक्रम जगह में होता है। तो आपको बताना है कि समस्या जो समाधान विधि है वो किन स्कूलों में अधिक प्रभावी होगी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर आपका पाठ्यक्रम लचीला हो या फ्लेक्सिबल हो, अनुनय जिसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो समस्या समाधान उन स्कूलों में सफल होने की अधिक संभावना है जहाँ पर क्या हो, फ्लेक्सिबल, यानी पाठ्यक्रम जो है वो थोड़ा सा विद्यार्थियों के अनुरूप लचीला हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, स्मृति में सूचना निम्न में भंडारित होती है। जो स्मृति है आपकी, आपको पता है स्मृति जो यहाँ पर वर्णित है वो 2 प्रकार की स्मृति ज़्यादातर वर्णित है कि स्मृति जो है आपकी कहाँ पर भंडारित होती है। जो लंबे समय तक आपको सूचना याद रखनी है वो कहाँ पर भंडारित होती हैं, एटीएम ओनली, या एलटीएम या एटीएम में, एसटीएम एंड एलटीएम में, या फिर वर्किंग मेमोरी में। तो आपको बताना है ये कहाँ पर जो है वो स्मृति में सूचनाएं भंडारित होती हैं। तो आपको बता दें सूचनाएं 2 प्रकार से भंडारित होती हैं। एक होती हैं भंडारित कहाँ पर, एसटीएम में, और एक होती हैं भंडारित एलटीएम में। एलटीएम एसटीएम क्या है समझ लेते हैं। एलटीएम का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब लंबी याददाश्त, जो लंबे समय तक याद रहे उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। दूसरी है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो आपको कुछ ही क्षण तक याद रहे वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपके लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में सूचनाएं भंडारित होती हैं, कुछ आप जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लंबे समय तक याद रहती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सूचना निम्न में भंडारित होती हैं स्मृति में, कौन सी स्मृति में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एलटीएम और एसटीएम में दोनों सूचनाएं जो हैं। ऑप्शन नंबर 3, 2 नहीं, यहाँ पे 3 में आंसर सही है, एसटीएम और एलटीएम। तो यहाँ पर इन 2 में सूचना संग्रहित होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है आपको कि एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक संदेश की जो विषय वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए सुनने की प्रक्रिया कहलाती है। कोई संदेश है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो उसको सुनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जांच विधि श्रवण, निश्चेष्ट श्रवण, या फिर कोई नहीं, या फिर विमर्शी श्रवण। तो एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, विमर्शी श्रवण। कौन सा, विमर्शी श्रवण। विमर्श के द्वारा आप जो है सुनने की प्रक्रिया की विषय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विमर्शी श्रवण। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलेंगे, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 आपको कह रहा है शिक्षण की प्रक्रिया में जो है वो शिक्षक को हमेशा निम्न के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो शिक्षक शिक्षण करता है उसको किस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए, पर्याप्त गृह कार्य देने की, या छात्रों को अच्छी मनोवृत्ति रखने की, या फिर सजा की गंभीरता बढ़ाने की, या फिर उचित प्रतिपुष्टि फीडबैक और प्रबलन देने की। तो एक शिक्षक को किसकी कोशिश हमेशा जो है वो विद्यालय में करनी चाहिए, किसके लिए, शिक्षण प्रक्रिया में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा, उचित प्रतिपुष्टि फीडबैक और प्रबलन देने की जो है वो शिक्षक को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, दृश्य मनोयोग यानी विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन निम्न के द्वारा किया जाता है। दृश्य मनोयोग का मापन किसके द्वारा किया जाता है, पेरिस्कोप के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा,
या टेकियोस्टोस्कोप के द्वारा या फिर कैलाइडोस्कोप के द्वारा। तो विजुअल अटेंशन अवधि यानी दृश्य मनोयोग का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के द्वारा तो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए प्रयोग की जाती है। और कैलाइडोस्कोप भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो आपका दृश्य मनोयोग है, उसको मापन के लिए आपका यूज किया जाता है टेकिस्टोस्कोप, या फिर जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में बहुमूर्ति दर्शन। क्या बोलते हैं जिसको? हिंदी में बहुमूर्ति दर्शन का प्रयोग किया जाता है किसके मापन के लिए? दृश्य मनोयोग के मापन के लिए। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न से संबंधित है। जो सबसे अलग चिंतन है वो कौन सा है? अपसारी चिंतन है, तार्किक चिंतन है, मूल्यांकनात्मक चिंतन है, या फिर अभिसारी चिंतन है? सबसे अलग या हटकर चिंतन कौन सा है, आपको बताना है। जी हाँ, तो सबसे अलग और हटके जो चिंतन है वो है आपका अपसारी चिंतन, या फिर जिसको बोल सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन सबसे अलग होता है। तार्किक सोच, किसी एक विषय वस्तु के प्रति तार्किक सोचना, मूल्यांकनात्मक सोचना या अभिसारी सोचना, ये तीनों अंतर संबंधित है। लेकिन सबसे अच्छा जो है वो कौन सा चिंतन माना जाता है? अपसारी चिंतन सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अलग या हटकर जो चिंतन है वो कौन सा है? आपका अपसारी चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये समावेशी शिक्षा से है, जॉन डीवी की समावेशी शिक्षा से आपके लिए एक प्रश्न है, और ये प्रश्न अच्छा भी है और ज़्यादातर लोगों का सही भी हुआ होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है प्रश्न। समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। जो है समावेशी शिक्षा जो है वो एक स्कूल प्रणाली को संदर्भित करती है। वह है क्या है? विशेष स्कूलों के माध्यम से ज़रूरत वाले बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहित करता है। यानी विशेष स्कूल के जो बच्चे हैं, अब शायद क्वेश्चन पूरा आ गया। हाँ, विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहित की जाए, ये है आपकी समावेशी शिक्षा। या फिर केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता, ये है आपकी समावेशी शिक्षा। या फिर भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषा संबंध, अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करती है आपकी समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जो समावेशी शिक्षा एक स्कूल की शिक्षा प्रणाली है वो आपकी भौतिक, सामाजिक और बहुभाषी संबंधी अलग अलग स्थितियों की परिवाह किए बिना सभी को एक साथ सम्मिलित करती है। वो शिक्षा कौन सी है? समावेशी शिक्षा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, एक बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका निम्न है। कोई बच्चा है जो गलत कार्य करता है, उसके जो गलत कार्य के बदलना है, अगर कि ये गलत कार्य ना करे तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक और मौका देकर उसके लिए एक और मौका देंगे कि एक और गलत कार्य कर ले, इसके बाद मत करना, या फिर अच्छे नैतिक मूल्यों का शिक्षण देकर, या फिर दंड देकर, या फिर पुरस्कार देकर। तो एक बच्चे के जो हैं वो गलत काम को बदलने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर बच्चे के गलत कार्यों को रोका जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका ए है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो कहता है आपका कि अधिगम में अक्षम व्यक्ति की सहायता करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निम्न है। जो अधिगम में अक्षम व्यक्ति है उसकी सहायता के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे या कौन सा प्रयोग करेंगे जिसके लिए सबसे अच्छा या उसके लिए सबसे अच्छा लाभकारी हो? अधिगम में अक्षम व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? उसके मूलभूत कौशलों जैसे पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग तथा समझ को बेहतर बनाएंगे, या फिर जोर देंगे कि अपनी अक्षमता पर जीत प्राप्त कर पाए, या फिर उन्हें अध्ययन के लिए कम चीज़ें देंगे, या फिर उन्हें कम गृह कार्य देंगे। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अधिगम में अक्षम है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो तरीका कैसा हो? सर्वश्रेष्ठ हो। तो अधिगम में अगर अक्षम व्यक्ति है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके जो मूलभूत कौशल हैं जैसे कि पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग, समझ आदि को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे अगर कोई बच्चा अधिगम में अक्षम है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। और प्रश्न क्रमांक आपका 10 कहता है कि छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? छात्र जो हैं वो अध्ययन कर रहे हैं और उनकी सहायता आपको करनी है तो किस प्रकार से करेंगे? मार्गदर्शन और परामर्श देकर, सजा देकर, कठोर और सख्त अनुशासन अपनाकर, या फिर पुरस्कार के द्वारा।
तो अगर छात्र अध्ययन कर रहे हैं तो उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में आपको सहायता करनी है, तो उनके लिए उचित परामर्श और मार्गदर्शन आप दे के उनकी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्गदर्शन और परामर्श। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ी सी आपके लिए जानकारी है। अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए देख लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगले प्रश्न की ओर फिर चलेंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किए हैं और टेस्ट सीरीज कहीं से भी नहीं ली है, तो अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एमपी परीक्षा के द्वारा जो है बहुत अच्छे टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें जो लोग इंग्लिश लिए हैं उनके लिए इंग्लिश है, जो संस्कृत लिए हैं उनके लिए सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। और इन टेस्ट की जो प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं 299 थी, लेकिन अब ये आपको मिलेंगे सिर्फ 149 में। आपको क्या करना है, खरीदते समय नीचे अप्लाई कूपन कोड का यूज करना है APN 50, तो आपको डायरेक्ट 50% का ऑफ मिल जाएगा और आप अनलॉक कर सकते हैं और अपनी तैयारी की जो है अच्छी राह दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और पहले जैसे ही परिणाम प्राप्त हों तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है। इसमें क्या है कि एक छात्र का एक बार परीक्षण हुआ और फिर से परीक्षण प्रशासित किया गया और जैसे पहले परिणाम प्राप्त हुए थे, जितने नंबर पहले मिले थे उतने ही नंबर उसको दोबारा में मिले हैं, तो इस प्रकार जो परीक्षण का गुण है उसको आप क्या कहेंगे। वह दोहराने योग्य है, विश्वसनीय है, वैध है या फिर मानक है। तो अगर वही परीक्षण जो किया गया था और दूसरी बार परीक्षण किया गया और अंक वही मिल रहे हैं, तो इस प्रकार का जो परीक्षण है वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। और वैध परीक्षण कौन सा कहलाता है, जिसके लिए उसका निर्माण किया जा रहा है अगर उसी का मापन कर रहा है तो वो वैध है, मतलब कि सिलेबस से बाहर नहीं है तो वो वैध है, नहीं तो वो वैध नहीं है। और लेकिन अगर आपको पहले जैसा यानी एक सा परिणाम प्राप्त हो तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा परीक्षण है आपका, वो है विश्वसनीय परीक्षण। और अगर यहाँ पे प्रश्न आ जाता कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें परीक्षक के व्यक्तिगत गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कौन सा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 62 में, 61 में, 86 में या फिर 63 में। यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो आता है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा बनता है कि NCERT को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो इनको याद रख लेना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। और अगर पूछ ले कि इसका NCERT का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे लिखा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और अगर इसका मुख्यालय पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ है NCERT का, तो सभी को पता है कि NCERT का मुख्यालय कहाँ है, अभी दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो इसकी स्थापना हुई थी NCERT की 1961 में और मुख्यालय है इसका दिल्ली में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए संज्ञानात्मक विकास किसने दिया। सभी ने पढ़ रखा है कि किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। और जीन पियाजे ने कितने स्तर दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के, 4 स्तर दिए हैं। कौन कौन से, सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें से आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है, मतलब कि सबसे अंत में कौन सा आता है। तो पहला जो है वो तो 0 से 2 वर्ष का है, सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरा जो आपका है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये है आपका 2 से 7 वर्ष का। और तीसरा आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि है 7 से 11 वर्ष का। और चौथा आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि है 11 से 14 वर्ष या अधिक वर्षों तक। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है आपके लिए और ये कहता है समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं है। समूह शिक्षण कराने से कौन सा लाभ नहीं होता है। शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, जो शिक्षक हैं उनको बेहतर वित्तीय लाभ मिलता है समूह शिक्षण करने से, या फिर शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग हो जाता है, या फिर बेहतर योजना बन जाती है, या फिर संसाधनों का बेहतर उपयोग हो जाता है। आपको बताना है कौन सा लाभ नहीं होता है समूह शिक्षण के द्वारा।
तो यहाँ पर जो समूह शिक्षण है उससे संसाधनों का बेहतर उपयोग भी हो जाता है और योजनाएं भी बेहतर बनती हैं और शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग भी हो जाता है समूह शिक्षण के द्वारा। लेकिन यहाँ पर है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ मिल जाता है। ये समूह शिक्षण का जो है वो लाभ नहीं है। ये किसका लाभ है? तो शिक्षक का लाभ है। अगर वो समूह शिक्षण कर रहा है या कोचिंग प्राइवेट पढ़ा रहा है तो वो तो शिक्षक का लाभ हो गया। तो समूह शिक्षण जो है वो स्कूल स्तर पर अगर कहा जाए तो शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, ये इसका लाभ नहीं है। बाकी सब इसके लाभ हैं। इसको याद रखना क्योंकि ये प्रश्न दोबारा भी आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ये रहा, दृश्य आधारित विद्यार्थी मतलब विजुअल लर्नर के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली बेहतर होती है? जो दृश्य आधारित विद्यार्थी है, विजुअल लर्नर है, उसके लिए कौन सी जो अध्ययन की प्रणाली है वो बेहतर होगी? आपको बताना है। खेल वाली तकनीक मतलब गेमिंग टेक्निक, या फिर सम्मेलन तकनीक, एसोसिएशन टेक्निक, अवधारणा मानचित्रण, या फिर पठन या अनुवाचन सामग्री। जो दृश्य विद्यार्थी है या विजुअल लर्नर है उसके लिए खेल की तकनीकें उतनी प्रभावी नहीं होंगी और सम्मेलन की तकनीकें भी उतनी प्रभावित नहीं होती हैं और पठन और अनुवाचन की प्रभावी होती हैं, परंतु अवधारणा मानचित्रण के बराबर नहीं। तो यहाँ पर दृश्य विद्यार्थी या विजुअल लर्नर के लिए बेहतर प्रणाली कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी अवधारणा मानचित्रीकरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जिनको देखने में दिक्कत हो रही है उनके लिए अवधारणा मानचित्रीकरण जो प्रणाली है वो सबसे बेहतर होगी अध्ययन के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं पीईवी के द्वारा पूछे गए वर्ग 1 में 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन। अगर पेपर देखना है तो आप देख सकते हैं किस डेट का पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं HSTET 2018 5 फरवरी डे 4 शिफ्ट 2 का पेपर है संस्कृत का। नीचे संस्कृत है, वो अपने लिए उपयोगी नहीं है, अपन के लिए जितना था उसका हो चुका है। नीचे संस्कृत है तो ये उपयोगी नहीं है। दोस्तों अगर इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम डेली इसी तरह का एक वीडियो ले आते हैं आपके लिए, ताकि आप जो कहीं नहीं प्राप्त कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।